वर्षों पहले की बात है। किशननगर राज्य में एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 5 साल के पुत्र के साथ रहा करता था। मोहन हमेशा अपने साधारण जीवन से असंतुष्ट रहता था। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था और अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता था। एक सुबह की बात है। मोहन लकड़ियाँ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा उससे कहने लगी, सुनिए जी, आज फिर इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें कभी खुश रहना नहीं आता? तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? कभी तो मुस्कुराकर काम पर जाया करो। हमेशा इंसान को दुखी और मायूस होकर नहीं रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसी में खुश होकर अपना जीवन क्यों नहीं जीते हो? तब मोहन कहने लगा, भगवान, लकड़ियाँ काटने वाला मैं मजदूर हूँ, कोई बड़ा व्यापारी नहीं। मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है और तुम कहती हो कि खुश रहूं। तुम्हें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए। मोहन ने कहा, भगवान ने हमें मेहनत करने का शरीर दिया है, लेकिन जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तब उसकी पत्नी कहने लगी, तुम्हें तो हमेशा अपनी किस्मत को कोसने की आदत बन गई है। कभी तो भगवान का शुक्र अदा किया करो कि हमारा परिवार भूखा नहीं सोता है। तुम्हें मेरी मेहनत की कोई परवाह नहीं। राधा, तुम्हें क्या समझ में आएगा? मेहनत तो मैं करता हूँ, तुम्हें तो बस बातें करना आसान लगता है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति खूब पैसा कमाएं, लेकिन तुम मेरे छोटे से काम से ही खुश रहती हो। यह सोचना बंद करो कि मैं तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ हूँ। राधा की बात सुनकर मोहन गुस्से से बिना कुछ कहे अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर से बाहर निकल पड़ा। राधा उसे जाते हुए देखती रही। मोहन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे उसके गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया मुस्कुराते हुए मोहन से कहने लगा, मोहन, क्या हुआ? आज सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है मुखिया जी, लेकिन मेरी पत्नी को मेरी परेशानियां कभी समझ में ना आएंगी। वह चाहती है कि मैं हमेशा मुस्कुराऊं, जैसे सब कुछ ठीक हो। अरे, तब मुखिया कहने लगा, अरे राधा तो समझदार और शांत किस्म की महिला है, वह तुम्हें परेशान क्यों करेगी? अरे मुखिया जी, वह मूर्ख है। दूसरों की पत्नियां चाहती हैं कि उनके पति बहुत अधिक धन कमाएं, लेकिन मेरी पत्नी मेरी छोटी सी कमाई में ही खुश रहती है। उसे तो यह लगता है कि लकड़ियाँ काटना कोई बहुत महान काम है। मोहन, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, वह संतोषी स्वभाव की है, तुम उसे गलत मत समझो। अगर उसकी जगह कोई और पत्नी होती तो वह तुम्हारे सामने हर दिन गरीबी का रोना रोती और तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती। तुम्हें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी अच्छी और संस्कारी पत्नी मिली है। मुखिया की बात सुनकर मोहन गुस्से से आगे बढ़ गया और जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठते हुए खुद से कहने लगा, मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना करूं, लकड़ियां अच्छे दामों में नहीं बिकती, मेहनत का फल मिलता ही नहीं। लोग कहते हैं मेहनत का फल मिलता है, लेकिन मुझे तो कोई मेहनत का फल मिला ही नहीं। क्यों ना मैं आज जंगल में उस हिस्से में जाऊं जहां लोग जाने से डरते हैं। सुना है वह भूत प्रेतों का साया है। क्या पता मुझे कोई भूत मिल जाए और वह मुझे धनवान बना दे। यही सोचकर मोहन जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र एक विशाल और पुराने पेड़ पर पड़ गई। पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थीं। मोहन कहने लगा, यह तो वर्षों पुराना पेड़ लग रहा है, इसकी लकड़ियाँ जरूर अच्छे दामों में बिकेंगी। क्यों ना मैं इसे ही काट लूँ और बाजार में बेच आऊँ, इससे मुझे खूब पैसा मिलेगा। मोहन उस पुराने वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि
अचानक उस वृक्ष से काला धुआं निकलने लगा। धुआं निकलने के चारों ओर मंडराने लगा। मोहन ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वह बुरी तरीके से घबरा गया और अपनी कुल्हाड़ी वहीं पर फेंक दी। कुछ ही देर में वह धुआं एक सुंदर पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और अद्भुत था। मोहन ने उसे हैरानी से देखा और घबराहट भरे स्वर में कहा, तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? तब वह मानव कहने लगा, मैं इस वन का रक्षक हूँ। मेरा वास इस वृक्ष में हजारों वर्षों से है। यह वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं बल्कि इस वन का आधार है। इसे मत काटो। मोहन, जो पहले से ही घबराया हुआ था, अब क्रोधित हो गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और वन रक्षक से गुस्से में बोला, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पेड़ कितना पुराना है, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी लकड़ियाँ मजबूत है और बाजार में अच्छे दामों में बिकेंगी। मैं इसे काट के रहूँगा और कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। यदि तुम इस वृक्ष को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन याद रखना, एक बार तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो तुम चाहकर भी इस वृक्ष को नहीं काट पाओगे और तुम्हें केवल एक ही इच्छा मांगने का अधिकार होगा। मोहन यह सुनकर उलझन में पड़ गया। उसके मन में लालच और सवाल दोनों ही उठने लगे। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फिर वह खुद ही रुक गया और सोचते हुए बोला, नहीं नहीं, धन तो खत्म हो जाएगा, मुझे धन नहीं चाहिए। अचानक उसके मन में नए नए विचार आने लगे। उसने दोबारा कहा, ठीक है, तो मुझे एक बहुत बड़ा महल चाहिए। लेकिन फिर वह असमंजस में पड़ गया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, महल का क्या करूँगा? यह भी सही नहीं है, कुछ और सोचना होगा। वन रक्षक उसकी हालत देखकर मुस्कुराते हुए रहस्यमय अंदाज में बोला, सोच लो, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो सकता है। मुझे अपनी पत्नी से पूछने दो, वह शायद कुछ सही सलाह दे सके। मैं उससे पूछकर आता हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम इस वृक्ष का रहस्य जान चुके हो, इसीलिए तुम आराम से सोच लो। अपनी पत्नी से सलाह लेकर वापस आना, मैं यहीं मिलूंगा। अर्जुन वन रक्षक की बात सुनकर तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते भर वह इसी बात को सोचता रहा कि उसे क्या मांगना चाहिए। घर पहुंचते ही वह राधा को बुलाते हुए उसकी बात सुनाने लगा। राधा राधा सुनो, मुझे जंगल में एक ऐसा वृक्ष मिला है जिसमें वन रक्षक का वास है। उस वन रक्षक ने कहा है कि अगर मैं वह वृक्ष नहीं काटूं तो वह मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। तुम ही बतलाओ मुझे क्या मांगना चाहिए। राधा गंभीरता से बोली, सुनिए जी, तुम्हें उसे संतोष मांगना चाहिए। संतोष वह चीज है जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को नसीब नहीं होती। यह जीवन का सबसे बड़ा धन है। राधा की बात सुनकर मोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम क्या बकती हो? तुम हमेशा यही बातें करती हो। तुम्हें क्या पता है कि संतोष से पेट नहीं भर सकता। राजा महाराजाओं के पास कितना धन और वैभव होता है। मैं यहाँ आकर गलती कर बैठा। अब मैं अपनी मर्जी से उनसे कुछ मांगूंगा। हालांकि राधा की राजा महाराजा वाली बात मोहन के मन में गहराई तक बैठ गई। मोहन फिर दौड़ता हुआ जंगल पहुंच गया। वन रक्षक वहीं खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। तो मोहन, तुम वापस आ गए? क्या तुमने तय कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, मैंने तय कर लिया है। मैं राजाओं जैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं राजा बनना चाहता हूँ, क्योंकि राजा के पास कभी धन की कमी ना होती है। एक बार सोच लो, राजा महाराजा का जीवन देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन उनके जीवन में साधारण इंसानों से ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। उनके जीवन में असाधारण घटनाएं घटित होती हैं।
जिनसे निपटना आसान नहीं होता। मोहन कहने लगा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो कहा वही मेरी इच्छा है। मैं राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है मोहन, आज रात केशव नगर के राजा विक्रम अपने महल की छत से गिरकर मर जाएगा। यह घटना निश्चित है। तुम एक तलवार लेकर महल के अंदर चले जाना और महल की छत के नीचे खड़े हो जाना। जब राजा विक्रम नीचे गिरेगा तो वह चीखेगा और सैनिक वहां दौड़े चले आएंगे और तुम्हें वहां तलवार पकड़े खड़ा देखकर समझेंगे कि तुमने ही राजा विक्रम को मार दिया है। विक्रम यह सुनकर चौंक गया, लेकिन अगर सैनिक ऐसा सोचेंगे तो वह मुझे मार डालेंगे। वन रक्षक गहरी मुस्कान के साथ कहने लगा, तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर सैनिक भयभीत हो जाएंगे और यही मेरा जादू है। तुम्हें बस निडर होकर सबसे कहना है कि तुमने ही राजा विक्रम को मारा है। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से सैनिक तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। क्या यह इतना ही आसान होगा? राजा विक्रम का मंत्री चरण सिंह राजा से खुश नहीं है। वह तुम्हारा समर्थन करेगा और तुम्हें राजा घोषित कर देगा। लेकिन याद रखना, राजा विक्रम की पत्नी रुक्मिणी और उनका 5 वर्षीय पुत्र अशोक भी हैं। वे इस महल के उत्तराधिकारी हैं। मुझे राजा विक्रम की पत्नी या पुत्र से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ राजा बनना है। तो जाओ, साधारण समय नजदीक आ गया है। रात होने वाली है। तुम्हारा राजा बनने का सपना पूरा होने वाला है। मोहन इतना सुनकर तुरंत एक तलवार लेकर केशव नगर के महल की ओर बढ़ गया। महल की भव्यता देखकर वह हैरान हो गया। उसने अपने आप से कहा, क्या चमत्कार है। महल के सैनिक मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन किसी ने मुझे रोका नहीं। यह जरूर वन रक्षक का जादू है। महल में बिना किसी रुकावट के अंदर घुसते हुए मोहन सीधा महल के छत के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर ऊपर छत पर टकराते हुए राजा विक्रम पर पड़ी। राजा विक्रम गंभीर मुद्रा में इधर उधर टहल रहे थे। राजा विक्रम के गिरते ही उनके सिर से खून बहने लगा। उनकी चीख पुकार सुनकर सैनिक तेजी से वहां जमा हो गए। मोहन ने तुरंत अपने हाथ में तलवार उठाई और निडर होकर ऊंचे स्वर में कहा, यह काम मैंने ही किया है। मैंने ही राजा विक्रम को मारा है, क्योंकि मुझे राजा बनना है। सैनिक यह सुनकर चौंक गए। मोहन की तलवार और आत्मविश्वास को देखकर उनके दिलों में डर बैठ गया। तभी महल का मंत्री चरण सिंह वहां पहुंचा और मोहन की ओर घूरकर कहने लगा, तो तुमने राजा विक्रम की हत्या की है। तुम जानते हो इसके बाद क्या होगा। मुझे सब पता है, लेकिन नियम तो यही है कि ताकतवर ही राजा बनता है और अब मैं इस राज्य का नया राजा हूँ। मोहन की बात सुनकर मंत्री चरण सिंह सैनिकों की ओर मुड़कर कहने लगा, यह व्यक्ति सही कह रहा है। हमारे राज्य में हमेशा ताकतवर ही शासन करता है। राजा विक्रम अब हमारे बीच नहीं रहे, इसीलिए इस व्यक्ति को केशव नगर का नया राजा घोषित किया जाता है। मोहन गर्व से सीना चौड़ा करके महल की ओर बढ़ गया। महल के मुख्य कक्ष में कदम रखते ही मोहन मंत्री चरण सिंह से आदेशात्मक लहजे में कहने लगा, जाओ और राजा विक्रम की पत्नी रुक्मिणी और उनके पुत्र अशोक को यहाँ लेकर आओ। मैं उनसे खुद बात करूँगा। मंत्री चरण सिंह तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल पड़ा। मोहन मुस्कुराता हुआ सिंहासन की ओर बढ़ गया और अपने आप से कहने लगा, आज मैं अपने सपने को पूरा होते देख रहा हूँ। अब मैं केशव नगर का राजा हूँ, लेकिन बस यह तो सिर्फ शुरुआत है। आगे बहुत कुछ होना है। कुछ ही देर में राजा विक्रम की पत्नी रुक्मिणी और उनके 5 वर्षीय पुत्र अशोक को लेकर मंत्री चरण सिंह मोहन के सामने पेश हो गए। रुक्मिणी की आंखों में आंसू और चेहरा भय से कांप रहा था।
अर्जुन घमंड भरे स्वर में कहने लगा, रानी रुक्मिणी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इसी समय खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं दया दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत अपने पुत्र को लेकर इस राज्य से दूर जंगल में चली जाओ। अगर गलती से भी तुम इस राज्य के आसपास कहीं भी दिखाई दी तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम्हारे पति के साथ मैंने किया है। रुक्मिणी मोहन के इस फैसले से थर-थर कांपने लगी। रुक्मिणी बेबस में अपने पुत्र का हाथ पकड़कर रोती हुई महल से बाहर चली गई और अपने पुत्र अशोक को लेकर जंगल में भटकने लगी। भूख और प्यास से उनका हाल बेहाल हो चुका था। अशोक लगातार रो रहा था। भटकते भटकते रुक्मिणी की जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी नजर पड़ी, शायद मदद मिल जाए। रुक्मिणी यही सोचकर अशोक को लेकर झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। रुक्मिणी उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महात्मा जी, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मैं और मेरा बेटा भूख और प्यास से मरने वाले हैं। हमें थोड़ा भोजन और पानी मिल सकता है क्या? साधु आंखें खोलकर रुक्मिणी को ध्यान से देखने लगे और कहने लगे, रानी रुक्मिणी, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम राजा विक्रम की पत्नी हो और यह नन्हा बालक अशोक है। क्या हुआ? तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? यह सुनते ही रुक्मिणी फूट फूट कर रोने लगी और साधु को मोहन की कुटिलता और महल से निकल जाने की पूरी कहानी विस्तार से बताने लगी। रुक्मिणी नहीं जानती थी कि वह साधु एक चमत्कारी साधु थे। रुक्मिणी की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। साधु की आंखों के सामने मोहन के वन रक्षक से लेकर महल तक के सारे दृश्य चलने लगे। सच तो यही था कि साधु सब कुछ जान चुके थे। कुछ देर के बाद साधु अपनी आंखें खोलकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में रुक्मिणी की ओर देखकर कहने लगे, चिंता मत करो रानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस झोपड़ी में रहने की अनुमति देता हूँ। आज से यह झोपड़ी तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखना, एक रहस्य है जो तुम्हें नहीं पता। मैं यह रहस्य तुम्हारे पुत्र अशोक को बतलाऊंगा, लेकिन तब तक वह जवान हो जाएगा। तब तक तुम यहीं रहो और शांति से अपना जीवन बिताओ। साधु की बात सुनकर रुक्मिणी कुछ देर के लिए खुश हो गई, क्योंकि उसे सर छुपाने के लिए एक छत की जरूरत थी, जो उसे मिल गया था। इधर मोहन अपनी पत्नी राधा और अपने 5 वर्षीय पुत्र आदित्य को महल में ले आया। अपने पति अर्जुन को केशवनगर राज्य का राजा बना हुआ देख उसकी पत्नी पूरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गई। यह सब कैसे संभव हुआ? एक साधारण लकड़हारे से अचानक राजा बनने का यह सफर। मोहन गर्व से मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाग्यवान, यह सब वन रक्षक का चमत्कार है। मैंने उनके सामने राजा बनने की इच्छा जाहिर की थी और उसने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी। मैंने राजा विक्रम की पत्नी और उनके बेटे को महल से निकालकर जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। अब यह राज्य मेरा है। यह सुनकर राधा गंभीर स्वर में मोहन से कहने लगी, तुमने जो भी किया वह बहुत गलत किया। सबसे पहले तो तुमने झूठ बोला कि तुमने राजा विक्रम की हत्या की है और अब तुमने एक मासूम स्त्री और उसके बच्चे को उसके घर से निकाल दिया है। याद रखना, झूठ ज़्यादा समय तक छिपता नहीं है। एक दिन तुम्हारा यह झूठ तुम्हारे सामने जरूर आएगा। तब तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। मोहन ने राधा की बातों को हंसी में उड़ा दिया। तुम और तुम्हारी ये उपदेश भरी बातें, तुम्हें तो उपदेश देने की आदत है। मैं अब राजा हूँ। मेरी किस्मत ने मुझे यह मौका दिया है। अब बस तुम देखती जाओ, यह राज्य सदा मेरे ही अधीन रहेगा। समय ऐसे ही गुजरता रहा। मोहन के पुत्र आदित्य की परवरिश राजकुमारों जैसी होने लगी।
वही दूसरी ओर रुक्मणी का पुत्र अशोक, जो कि केशवनगर का असली उत्तराधिकारी था, बेचारा साधारण इंसान की तरह जंगल में कठिनाइयों भरा जीवन व्यतीत करने लगा। ऐसे ही 20 वर्ष व्यतीत हो गए। मोहन का पुत्र आदित्य हद से ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी और लाड प्यार की वजह से बिगड़ चुका था। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब प्रजा राजा से आदित्य की शिकायत ना करती हो। एक दिन राधा क्रोधित होकर अपने पुत्र आदित्य से कहने लगी, आदित्य, तुम क्या कर रहे हो? तुम दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही रहते रहे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय होगा। माँ, आप क्या जाने कि मैं क्या कर रहा हूँ। दुनिया के सारे ऐशो आराम मेरे पास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम बिगड़े हुए हो। तुम्हें सिखाया नहीं गया कि एक राजा को किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। तुम प्रजा पर अत्याचार कर रहे हो, जमीनें छीन रहे हो और हरकतें ऐसी कर रहे हो जैसे कोई नीच आदमी करता है। राधा ने इतना ही कहा था कि तभी वहां पर मोहन आ पहुंचा। मोहन क्रोधित अवस्था में राधा की ओर देखकर बोला, क्या बोल रही हो राधा? यह क्या कहती हो? राजा की संतान इतनी सरल नहीं होती। आदित्य राजा बनेगा तो वह सुधर जाएगा। तुम्हें तो हमेशा अपने बेटे की गलती दिखाई नहीं देती। तब राधा कहने लगी, सुनिए जी, आपको हमेशा अपने बेटे की गलती दिखाई ही ना देती है। तुमने इसे राजाओं जैसा नहीं बल्कि तानशाह जैसा बना दिया है। तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही हो राधा। 20 साल व्यतीत हो गए मुझे केशवनगर का राजा बने हुए, लेकिन तुम अभी मुझे लकड़हारा ही समझती हो। इतना बोलकर मोहन गुस्से में वहां से चला गया। इधर जंगल में रुक्मणी बीमार अवस्था में लेटी हुई थी और उसका पुत्र अशोक आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ रुक्मणी को देख रहा था। अशोक अपनी माँ रुक्मणी की ओर देखकर कहने लगा, चिंता मत कीजिए माँ, साधु महाराज किसी काम से बाहर गए हुए हैं, वह आते ही होंगे। उनके आते ही आप स्वस्थ हो जाएंगी। अपने पुत्र की बात सुनकर रुक्मणी उदास भरे स्वर में उसकी ओर देखकर बोली, नहीं अशोक, शायद समय नजदीक आ पहुंचा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। वर्षों पहले साधु महाराज ने मुझे एक रहस्य बताया था। तुम्हें सिर्फ तभी बताया जाएगा जब तुम जवान हो जाओगे। लगता है कि मेरा अब निकट समय आ गया है, लेकिन तुम उस रहस्य के बारे में साधु महाराज से जाकर पूछना। मुझे लगता है कि कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। अपनी माँ की बातें सुनकर अशोक रोता हुआ कहने लगा, माँ, नहीं, आप नहीं जा सकती। रुक्मिणी की आंखें बंद हो गईं। अशोक बुरी तरीके से घबरा गया। तभी वहां पर साधु महाराज आ पहुंचे। साधु की ओर देखकर अशोक रोते हुए कहने लगा, साधु महाराज, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरी माँ मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है। तुम्हारा दुख मैं समझ रहा हूँ पुत्र, लेकिन यह संसार के नियम है। जो आया है वह जाएगा भी। अपने माँ के अंतिम संस्कार की तैयारियां करो। साधु और अशोक ने मिलकर रुक्मणी का अंतिम संस्कार कर दिया। अगले दिन अशोक साधु महाराज से कहने लगा, साधु महाराज, मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि आप कोई ऐसा रहस्य जानते थे जो आप मुझे जवान होने पर बताना चाहते थे। मेरी माँ की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं उस रहस्य के बारे में अवश्य पूछूं। अशोक की बात सुनकर साधु महाराज रहस्यमय अंदाज में अशोक की ओर देखकर कहने लगे, फिर तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अशोक, तुम्हारे पिता की मृत्यु कोई हत्या नहीं थी, यह एक हादसा था। मोहन से तुम्हारा कोई विरोध नहीं था। वह केवल तलवार लेकर खड़ा था और वन देवता के वरदान के कारण यह सब कुछ संभव हुआ। मोहन एक लालची व्यक्ति है। केशवनगर पर तुम्हारा अधिकार है पुत्र।
वह तुमसे कभी नहीं जीत पाएगा। यह क्या कह रहे हैं आप ऋषिवर? मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ पुत्र। केवल अशोकनगर राज्य पर जिसका शासन है वह केशवनगर राज्य के राजा का एकमात्र पुत्र अशोक का है। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला मामूली लकड़हारा है जिसने जंगल के वन रक्षक से राजा बनने का वरदान मांगा था। वन देवता ने उसे चेतावनी दी मगर वह एक लालची व्यक्ति था, नहीं माना। उसने केवल तुम्हारे पिता की अकस्मात मृत्यु का फायदा उठाया और तुम्हें और तुम्हारी माँ को जंगलों में ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। सही समय आ चुका है पुत्र, जाओ और युद्ध करो। अपने राज्य को अपने अधिकार में ले लो। लकड़हारा और उसका पुत्र दोनों ही तुमसे जीत नहीं पाएंगे। जाकर अपना राज्य वापस ले लो। अपना राज्य वापस लेने के लिए मंत्री चरण सिंह को कारागार में डालने का आदेश अवश्य देना, क्योंकि जितना दोषी मोहन है उससे कहीं ज़्यादा दोषी चरण सिंह है। उसने बगैर जांच पड़ताल किए हुए मोहन को वहां का राजा घोषित कर दिया। वह भी उतना ही दोषी कहलाया जाएगा। अशोक तुरंत तलवार लेकर महल के अंदर पहुंच गया। महल के अंदर राज दरबार में मोहन और आदित्य सिंहासन पर बैठे हुए थे। अशोक को देखकर मोहन अशोक की ओर देखते हुए बोला, कौन हो तुम और तलवार लेकर दरबार में क्यों आए हो? मोहन, मैं विक्रम का पुत्र हूँ और अब मैं अपना राज्य वापस लेने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं राजकुमार अशोक हूँ। तुमने मेरी माँ को जंगल में रहने को मजबूर किया। अब मैं तुम्हें हराकर अपना राज्य वापस ले लूँगा। अशोक की बात सुनकर मोहन के बगल में बैठा हुआ उसका पुत्र आदित्य गुस्से से अशोक की ओर देखकर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा राज्य इतनी आसानी से छीन सकोगे? जाओ, अगर हिम्मत है तो आओ मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें युद्ध की चेतावनी देता हूँ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम युद्ध हारते हो तो इस राज्य पर मेरा अधिकार होगा। अशोक की बात सुनकर मोहन इधर उधर देखने लगा। तभी वहां बैठे हुए राजगुरु मोहन की ओर देखकर कहने लगे, नियम तो यही है महाराज। मोहन नहीं चाहते हुए भी अपने पुत्र आदित्य को युद्ध करने की सहमति दे देता है, मगर आदित्य अशोक के तलवार का वार एक बार भी न सह सका और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अशोक ने मोहन से कहा, अब तुम्हारी बारी है, या तो तुम मुझसे युद्ध करो या अपना राज्य मुझे वापस कर दो। मोहन जानता था कि वह अशोक से नहीं जीत सकता था। उसने कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता तो फिर मेरा राज्य मुझे वापस कर दो। अशोक ने अपमानित करते हुए मोहन को सिंहासन से उतार दिया और आदेश देते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, अब तुम्हें अपनी जिंदगी जंगल में बितानी होगी। तभी वहां पर राधा भी आ पहुंची। उसने जब देखा कि मेरा बेटा मर गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मोहन सर झुकाए हुए आंखों में आंसू लिए हुए वहां पर खड़ा था। उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर पछतावा की झलक थी। तभी अशोक एक सैनिक की ओर देखते हुए बोला, अभी और इसी समय मंत्री चरण सिंह को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। उन्हें आजीवन अब कारागार में ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर मंत्री चरण सिंह बुरी तरीके से चौंक पड़ा। परंतु मेरा दोष क्या है? तुम्हारी गलती की वजह से ही एक लकड़हारा 20 वर्षों तक केशवनगर राज्य का राजा बना रहा। तुमने मेरे पिता की मौत की कोई जांच पड़ताल नहीं की, बल्कि सीधे मोहन को राजा घोषित कर दिया। सैनिकों ने तुरंत मंत्री चरण सिंह को कारागार में डाल दिया। मोहन अपने पुत्र आदित्य का शव लेकर अपनी पत्नी राधा के साथ महल से बाहर निकल गया और जंगल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंसू बहाने लगा। तभी वहां पर रंग बिरंगी
किरणों के साथ वही वनरक्षक प्रकट हो गया। वनरक्षक मोहन की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि राजाओं का जीवन इतना आसान नहीं होता, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देखो मोहन, तुम्हारे एक गलत फैसले ने तुम्हारे बेटे की जान ले ली। इतना बोलकर वहां से वनरक्षक गायब हो गया। अब मोहन के पास पछतावा ही पछतावा था। कोई शक्ति नहीं थी, कोई सिंहासन नहीं था, बस जंगल और अपने पुत्र की यादें थीं। वह अपनी गलती को लेकर आंसू बहाता था और अपने पुत्र की यादों में खो जाता था। उसी दिन के बाद से मोहन ने अपना सारा जीवन अपनी पत्नी राधा के साथ जंगल में एक झोपड़ी में ही पछताते हुए बिताने लगा। तो यह था लकड़हारे का लालच। इसीलिए जीवन में अधिक लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।